नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube वीडियो चैनल पर, जहां हम लोग हिस्ट्री की सिस्टमेटिकली तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि वैदिक एज के बारे में हमने डिस्कस किया। वैदिक एज के जो वैदिक लिटरेचर थे उन्हें हमने डिस्कस किया। वैदिक एज के जो सिस्टम्स थे, सोशल सिस्टम्स, वो तो बाकी हैं। रिलीजियस लाइफ को हमने डिस्कस किया और वैदिक लिटरेचर को डिस्कस किया। आज हम वैदिक एज को कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ से पॉलिटिकल लाइफ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वैदिक एज का पॉलिटिकल लाइफ कैसा था? ईच ट्राइब वॉज पॉलिटिकली यूनाइटेड। हर एक कबीला जो था वो पॉलिटिकली यूनाइटेड था। मोनार्की वॉज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी राजशाही जो था वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। द किंगशिप सीम्स टू बी हेरिडिटरी बट द किंग डिड नॉट एंजॉय अनलिमिटेड पावर्स। ऐसा पाया गया है कि किंगशिप जो था, जो राजशाही व्यवस्था थी, वो जन्म से तय होती थी कि राजा का बेटा राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा, लेकिन किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं हुआ करते थे। The two popular assemblies controlled the state affairs। जो पूरे स्टेट के जो अफेयर्स थे उन्हें दो पॉपुलर असेंबलीज यानी जहाँ पे आम लोग भाग लिया करते थे, वो कंट्रोल करते थे सारे स्टेट अफेयर्स को। तो पहला था सभा और दूसरा था समिति। तो सभा, इट वाज एन सिलेक्टेड बॉडी, ऑल्सो नोन एज बॉडी ऑफ एल्डर्स। जैसा अपर हाउस होता है ना, अपर हाउस जैसे हम लोग राज्यसभा कह देते हैं, या यूएसए में सेनेट है, इस तरह से सभा जो था वो इट वाज ए सिलेक्टेड बॉडी एंड ऑल्सो नोन एज बॉडी ऑफ एल्डर्स। इसमें बड़े बूढ़े लोग शामिल होते थे। और दूसरा है समिति, इट वाज द हाउस ऑफ कॉमन पीपल। ये लोअर हाउस था, जैसे ग्राम पंचायत होता है। तो इसमें कॉमन लोग जो थे उस समय के, वो भाग लिया करते थे। In Atharvaveda, Sabha and Samiti are described as two daughters of Prajapati, the creator god। अथर्ववेद में सभा और समिति को दो बहनें बताए गए हैं। दो प्रजापति के दो बेटियों के रूप में चिन्हित किया गया है अथर्ववेद में सभा और समिति को। प्रजापति है क्रिएटर गॉड। एक और काउंसिल होती थी, उसे हम लोग विधत कहते थे। इट इज वेरी ओल्ड एंड इवन फॉलोड टुडे इन सम प्लेसेस। कई जगहों पे ये आज भी देखने को मिलता है। इट इज द अर्लीस्ट असेंबली ऑफ आर्यंस। आर्यंस का ये सबसे पुराना असेंबली हुआ करता था। विदत इज ए रिलीजियस फंक्शन विच इंक्लूड्स परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस एंड रिलीजियस सिंगिंग। विदत में कुछ रिलीजियस फंक्शन भी थे, कुछ धार्मिक फंक्शन थे, जैसे परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, मतलब बलि देना या आहुति देना, और रिलीजियस सिंगिंग, धार्मिक गायन, ये सब चीजें विदत में की जाती थी। इट वॉज ए फैमिली काउंसिल। समझ ही रहे होंगे आप लोग कि ये एक फैमिली की काउंसिल हुआ करती थी, एक विदत। द किंग हैड टू मेंटेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इंक्लूडेड, जो राजा था उसे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे आज के डेट में हमारा कैबिनेट होता है ना, उस तरह से एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूड करना पड़ता था, जिसमें रहता था पुरोहित, जो एडवाइजर होता था। राजा को एडवाइस देने के लिए पुरोहित होता था। और होता था सेनानी, आर्मी चीफ का जो जनरल होता था, आर्मी चीफ का जो सबसे बड़ा हेड होता था वो था सेनानी। तो इन दो लोगों को इंक्लूड करना पड़ता था राजा को अपने काउंसिल में। फिर आते हैं हम, कैटल लिफ्टिंग वाज द मोस्ट कॉमन क्राइम। जो अनाज की नहीं, पशुओं की चोरी, पशुओं की चोरी जो है वो सबसे कॉमन क्राइम हुआ करती थी उन दिनों। मेन ड्यूटी ऑफ द किंग वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल इन रिटर्न ऑफ बाली टैक्स। मतलब राजा का जो मेन ड्यूटी हुआ करता था वो होता था लोगों की रक्षा करना इन रिटर्न ऑफ बाली। लोग उन्हें बाली देंगे, बाली का मतलब होता है टैक्स। लोग उन्हें बाली देंगे राजा को, और राजा उसके बदले में, उसके एवज में प्रजा की रक्षा करेगा। देयर वर टू टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स। शतदया, 100 कॉइन्स, जो 100 कॉइन्स दिए जाते थे, पनिशमेंट में लिए जाते थे, ये एक तरह का फाइन था, शतदया। और दूसरा है वैरदया, यानी ब्लड मनी। द लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कुला, ए ग्रुप ऑफ कुला। कुला मतलब फैमिली। ए ग्रुप ऑफ कुला मेड ग्राम, ग्राम मतलब विलेज। ए ग्रुप ऑफ विच मेड विसा, कुछ ग्राम मिलके बनाते थे विसा। एंड अगेन ए ग्रुप ऑफ विसा मेड जना,
जो फिर ग्रुपिंग किया जाता था विसाओं का, तो वो जन बनाते थे। जनों का मतलब होता है स्टेट, एंड व्हिच वेर ग्रुप टू मेक जनपद कंट्री। तो कैसे हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को? सबसे पहले है कुल यानी फैमिली, जो यूनाइट होकर कई कुल मिलके बना एक ग्राम विलेज, कई ग्राम मिलके बने एक विसा, और फिर विसा मिलके बने जना जो है स्टेट, और जना मिलके बने जनपद कंट्री। अब आते हैं हम ऋग्वेदिक टाइम के इकोनॉमिक लाइफ पे। द ऋग्वेदिक एज वाज पेस्टोरल इकोनॉमी। पेस्टोरल इकोनॉमी मतलब जहां पशुओं का पालन होता है, पेस्टर, पशुओं का पालन इनका मेन कर्तव्य था। कैटल रियरिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन एंड काउ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ। कैटल रियरिंग जो था ये मेन ऑक्यूपेशन था, मतलब पशुपालन मेन ऑक्यूपेशन था। इसलिए हमने देखा कि क्राइम सबसे बड़ा और सबसे कॉमन क्राइम क्या था? पशुओं की चोरी। तो कैटल रियरिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन, पशुओं का पालन मेन ऑक्यूपेशन था, एंड काउ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ, गोधन जिसे कहते हैं, गाय सबसे बड़ी धन के रूप में माना जाता था। एग्रीकल्चर वाज द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस। एग्रीकल्चर भी ये करते थे ऋग्वेदिक आर्यंस, लेकिन ये सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी। प्राइमरी रहता था कैटल रियरिंग। ऋग्वेद रेफर्स टू ओनली वन ग्रेन, यवा, व्हिच मींस बार्ली। ऋग्वेद में सिर्फ एक अनाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है जिसे यवा कहते हैं। यवा यानी बार्ली, जो आज के डेट में हम कहते हैं। द ओनली मेटल नोन टू देम वाज आयस, व्हिच मेंट कॉपर और ब्रॉन्ज। जो एकमात्र धातु उन ऋग्वेदिक लोगों को पता थी वो था आयस, उसे कहते थे, जिसका मतलब होता है तांबा या कांसा। अब आते हैं हम ऋग्वेदिक पीपल के सोशल लाइफ पे। द पेट्रियार्कल फैमिली वॉज द न्यूक्लियस ऑफ द आर्यन स्टेट। जो पितृसत्तात्मक सभा जो होती है, पितृसत्तात्मक शक्ति, वो उस तरह की फैमिली होती थी। द फादर हैड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द होल फैमिली। जो पिता हुआ करते थे उसको एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी पूरी फैमिली के ऊपर। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वॉज फॉलोड, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम थी। The eldest male was the head of the joint family and had complete control and authority over the family members. जो उस फैमिली का सबसे बुजुर्ग मेल मेंबर हुआ करता था वो हेड होता था पूरे जॉइंट फैमिली का, एंड उसको पूरी कंट्रोल थी फैमिली मेंबर्स के ऊपर। He could give cruel punishment to any member of the family. इवन क्रूएल पनिशमेंट वो दे सकता था किसी फैमिली मेंबर को। एग्जाम्पल, देर इज ए स्टोरी इन ऋग्वेदा वेयर ए पर्सन वॉज ब्लाइंडेड बाय द हेड ऑफ द फैमिली एज ही वॉज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। एक ऋग्वेद में हमें एक कहानी मिलती है जहां पे एक आदमी को अंधा कर दिया गया फैमिली के हेड के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसे जुए की लत लगी थी। अब आते हैं हम सोशल डिवीजन पे। सोशल डिवीजन या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं, लेयरिंग ऑफ द सोसाइटी। द पुरुष सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा इन द 10th मंडल सेज दैट ऑल 4 कास्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ पुरुष। जो हम लोग 4 कास्ट देखते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आज भी देखा जाता है, तो ये पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का 10वें मंडल यानी 10वें चैप्टर में पुरुष सूक्त में ये बताया गया है कि जो सारे कास्ट थे वो प्रजापति या पुरुष के विभिन्न अंगों से वो आए थे। ब्राह्मण आया था माउथ से, मुंह से, क्षत्रिय आया था आर्म्स से, हाथों से, वैश्य आए थे थाइस से, जंघाओं से, और शूद्र आए थे फीट से, पैरों से। तो इसे हम लोग एक बार फिल्म देख लेंगे। ब्राह्मण केम फ्रॉम माउथ, क्षत्रिय केम फ्रॉम आर्म्स, वैश्य केम फ्रॉम थाइस, and Shudra came from feet of the Purusha. In Rigvedic age, the caste system was not hereditary. ये एक पॉइंट नोटेबल है कि ऋग्वेदिक एज में कास्ट सिस्टम हेरिडिटरी नहीं थी, कि जन्म से ही कोई शूद्र या जन्म से ही कोई वैश्य या क्षत्रिय नहीं होता था। वो उसके काम पे डिपेंड करता था। वर्ण व्यवस्था जो थी वो ऑक्यूपेशन बेस्ड थी। इन ऋग्वेदा देयर इज ए स्टेटमेंट बाय ए पर्सन। ऋग्वेद में एक स्टेटमेंट है, I am a poet, my father is a physician, जिसे भिषज कहते हैं फिजिशियन को, and my mother is a grinder of corn। मतलब एक ही फैमिली में हमें लगभग सारे कास्ट देखने को मिल रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक फिजिशियन यानी डॉक्टर है, और मेरी माँ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न है, वो अनाज पीसती है।
अब आते हैं हम ब्राह्मण पे। ब्राह्मण इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ब्रह्मा, मीन्स नॉलेज। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माउथ। जैसा हमने देखा कि पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ये सब देखिए दंत कथाएं हैं, ये ऐसी मान्यताएं थी। ब्राह्मण जो शब्द है वो ब्रह्म से आता है, जिसका मतलब नॉलेज होता है। क्षत्रिय कम्स फ्रॉम क्षत्र व्हिच मीन्स प्रोटेक्शन। क्षत्रिय शब्द जो है वो क्षत्र से आता है, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन देना लोगों को। पोजीशन ऑफ वुमेन। अब आते हैं हम ऋग्वेदिक एज में पोजीशन ऑफ वुमेन पे। इट वॉज द ग्लोरियस स्टेज ऑफ इंडियन वुमेन। द प्रेफरेंस वॉज टू हैव ए मेल चाइल्ड, बट द गर्ल चाइल्ड वॉज ऑल्सो ट्रीटेड विथ काइंडनेस एंड हर एजुकेशन वॉज नॉट नेग्लेक्टेड। ये भारतीय महिलाओं के लिए स्वर्णिम युग था, जो हालांकि प्रेफरेंस मेल चाइल्ड के लिए ही थे। लोग चाहते थे कि उन्हें एक बेटा हो, लेकिन बेटियों का भी स्वागत किया जाता था फैमिली में, उसे भी प्यार दिया जाता था और उसके एजुकेशन को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता था। द गर्ल्स एंजॉयड कंप्लीट फ्रीडम। देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज, नो डाउरी सिस्टम, नो सती सिस्टम। जो लड़कियां थी उन्हें कंप्लीट फ्रीडम थी। कोई बाल विवाह नहीं होता था, कोई दहेज प्रथा नहीं थी, सती सिस्टम नहीं था। दे वर फ्री टू चूज देयर लाइफ पार्टनर। विडो रीमैरिज वाज देयर सिस्टम। वो अपने लाइफ पार्टनर के, अपने जीवन साथी को चुनने के लिए सक्षम थी। और विडो रीमैरिज जो होता है विधवा विवाह, वो भी एक सिस्टम था। अब आते हैं हम नियोग सिस्टम पे। ये एक विधवा विवाह का ही सिस्टम है। नियोग सिस्टम क्या है? ए चाइल्डलेस विडो कुड मैरी हर ब्रदर इन लॉ और ए नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। जो जिस विधवा को बच्चा नहीं है वो अपने देवर से शादी कर सकती है, और अगर देवर नहीं है तो कोई अपने हस्बैंड के करीबी सगे संबंधी से शादी कर सकती है। ये था नियोग प्रथा। मोनोगैमी वॉज जनरल बट पॉलीगैमी ऑल्सो एग्जिस्टेड। मोनोगैमी यानी एक विवाह, एक ही शादी हुई, एक ही आदमी, एक ही औरत, ये जनरल था। लेकिन पॉलीगैमी ऑल्सो एग्जिस्टेड। पॉलीगैमी मतलब एक आदमी के कई सारी बीवियां, ये भी प्रथा थी। पॉलीएंड्री ऑल्सो एग्जिस्टेड। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है? जो हमने द्रौपदी के केस में देखा कि एक औरत के कई पति होते थे, तो पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी दोनों एग्जिस्ट करती थी। अब आते हैं हम एजुकेशन सिस्टम पे। द फ्रॉग हिम ऑफ ऋग्वेदा गिव्स अस द ग्लिम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस एज। जो फ्रॉग हिम है, तो फ्रॉग हिम क्यों ऋग्वेद में फ्रॉग हिम ही क्यों है, हमें एजुकेशनल सिस्टम के बारे में जानकारी देती है? क्योंकि फ्रॉग इज कंपेयर्ड विद स्टूडेंट्स एज इट रिपीट्स। मेंढक को स्टूडेंट से कंपेयर किया गया है क्योंकि वो रिपीट करता है। द एंटायर एजुकेशन वॉज ओरली गिवन। पूरे एजुकेशन को मौखिक तरह से या मुंह से दिया जाता था, बोल के दिया जाता था, इसीलिए स्टूडेंट्स को फ्रॉग की तरह रिपीट कर रहा होता था उसे। द गायत्री मंत्र हैज बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का मेंशन है। देयर इज ए प्रेयर टू बूस्ट द इंटेलेक्ट एंड इज डेडिकेटेड टू गॉडेस सावित्री। बच्चों के मेधा के शक्ति को बढ़ाने के लिए एक प्रेयर है, वो देवी सावित्री को डेडिकेटेड है। ठीक है। एजुकेशन इज गिवन इन द 7th मंडला ऑफ ऋग्वेदा। एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है, पूरा मैटर है, ये किसमें दिया गया है? 7th चैप्टर ऑफ ऋग्वेदा, 7th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। अब आते हैं दोस्तों हम लेटर वैदिक एज पे। ठीक है, ये तो हमने ऋग्वेदिक एज का पूरा देख लिया। अब आते हैं हम लेटर वैदिक एज पे। इट इज ऑल्सो नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर फेज। दे क्रॉस विंध्याचल माउंटेन्स एंड स्टार्टेड टू यूज आयरन। पेंटेड ग्रे वेयर, जैसे हमने देखा था ब्लैक ऑन रेड वेयर हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में, वैसा ये होता है पेंटेड ग्रे वेयर। जो चालकोलिथिक पीरियड में ब्लैक ऑन रेड वेयर था, वो यहाँ पे पेंटेड ग्रे कलर के बर्तन को वो पेंट करते थे। अच्छा, उन्होंने विंध्याचल माउंटेन को क्रॉस कर लिया था एंड दे स्टार्टेड टू यूज आयरन। आयरन का यूज भी शुरू हो गया यहाँ लेटर वैदिक एज में। ड्यूरिंग दिस फेज द आर्यन सबड्यूड द नॉर्थ इंडियन फर्टाइल प्लेन एंड क्रॉस विंध्याचल माउंटेन। इस लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि आर्यंस ने पूरे नॉर्थ इंडिया को तो कैप्चर कर ही लिया था, अब वो विंध्याचल माउंटेन के भी पार आ गए। विद द हेल्प ऑफ आयरन दे रिमूव द डेंस फॉरेस्ट। बहुत घना जंगल हुआ करता था जो पहले
काट के हटाना संभव नहीं था दूसरे धातुओं से, लेकिन अब इनके पास आयरन आ गया, लोहा आ गया, तो इन्होंने घने जंगलों को काट के अपनी बस्तियां बनाई। फ्रॉम अत्रांजी खेड़ा इन एटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी 1000 BC में द एविडेंस ऑफ आयरन वॉज फाउंड। एविडेंस ऑफ आयरन हमें दोस्तों कहाँ मिलता है, तो याद रखें अत्रांजी खेड़ा, ये एटा डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के। रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल टूल्स, वो कृषि योग्य जो टूल्स थे, जो साधन थे, उनमें आयरन का यूज हमने पाया है इसमें अत्रांजी खेड़ा में। बाय द लेटर वैदिक पीरियड द आर्यंस ऑक्युपाइड गंगा, यमुना, दोआब एंड कैप्चर्ड विदेहा। विदेहा है नॉर्थ बिहार में, इसलिए सीता को वैदेही भी कहा जाता है। एंड कोसला वेस्टर्न यूपी। तो लेटर वैदिक पीरियड में हमने क्या देखा कि गंगा, यमुना और दोआब रीजन को तो कैप्चर कर ही लिया था आर्यंस ने। नॉर्थ बिहार के विदेहा और कोसला वेस्टर्न यूपी के, इन्हें मिलाकर ये लोग कहते थे आर्यवर्त। ये टर्म आपने सुना होगा। तो ये सारे जगहों को मिलकर बनता है आर्यवर्त। इकोनॉमिक कंडीशंस पे आते हैं। लेटर वैदिक इकोनॉमी वॉज सरप्लस एग्रेरियन इकोनॉमी। ये एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, ठीक है। दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस बार्ली बट राइस एंड व्हीट बिकेम देयर चीफ क्रॉप्स। वो बार्ली की भी प्रोडक्शन करते थे, लेकिन चावल और गेहूं उनके मुख्य अनाज के रूप में उभरे। द एविडेंस ऑफ राइस, व्हीट एंड बार्ली हैव बीन फाउंड एट अत्रांजी खेड़ा। फिर से अत्रांजी खेड़ा में हमें एक और क्या एविडेंस मिलता है, तो राइस, व्हीट एंड बार्ली। कृष्ण आयस एंड श्याम आयस वेर द टर्म्स यूज्ड फॉर आयरन। हमने देखा था कि जो वैदिक पीपल थे उन्हें सिर्फ आयस मालूम था। अब कृष्ण आयस या श्याम आयस वो आयरन को कहते थे। इन अथर्ववेदा द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन वॉज ऑल्सो मेंशन्ड। अथर्ववेद में गेहूं नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, गन्ने की खेती के बारे में एक्सप्लेनेशन है। इन यजुर्वेदा 3 वेराइटीज ऑफ राइस आर मेंशन्ड। यजुर्वेद में 3 तरह के चावल के बारे में मेंशन है। प्राइवेट लैंड ओनरशिप ग्रेजुअली इंक्रीज। प्राइवेट लैंड ओनरशिप ग्रेजुअली इंक्रीज, ये तो आप समझ ही रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब आते हैं हम पॉलिटिकल कंडीशंस पे। द किंग केम टू बी नोन एज यूनिवर्सल किंग। जो राजा था उसे यूनिवर्सल किंग कहा जाता था, पूरे विश्व का राजा। डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ टेरिटरीज ही रूल्ड, ही हैड डिफरेंट टाइटल्स सच एज। अब जिस क्षेत्र को वो रूल करता था राजा, उसके हिसाब से उसका नाम होता था। जैसे राजा, किंग ऑफ मिडिल किंगडम, मध्य राज्य के राजा को राजा कहते थे। सम्राट, किंग ऑफ ईस्टर्न किंगडम, पूर्वी किंगडम के राजा को सम्राट कहते थे। भोज, किंग ऑफ साउदर्न किंगडम, दक्षिणी किंगडम के राजा को भोज कहते थे। स्वराट, किंग ऑफ वेस्टर्न किंगडम, पश्चिमी किंगडम के राजा को स्वराट कहते थे। विराट, किंग ऑफ नॉर्दर्न किंगडम, मतलब नॉर्थ का जो उत्तर का जो किंगडम था उसके राजा को विराट कहते थे। तो ये टाइटल्स आप हो सके तो पॉज करके लिख लें, ये काम आने वाली है। किंग्स इन्फ्लुएंस वाज स्ट्रेंथन्ड बाय मेनी रिचुअल्स। बहुत सारे कर्म कांडों के द्वारा राजा का जो पोजीशन था उसको और स्ट्रेंथ मिलती थी। 2 इंपॉर्टेंट रिचुअल्स वेर राजसूय, कोरोनेशन सेरेमनी ओनली फॉर ए डे। राजसूय सेरेमनी जो थी वो अभिषेक की सेरेमनी थी, राज्याभिषेक की सेरेमनी। तो ये 1 दिन का होता था। दूसरा सेरेमनी होता था अश्वमेध, सैक्रिफाइस ऑफ हॉर्स। घोड़े को छोड़ दिया करते थे और वो जहां जहां जाएगा उसे जो भी चैलेंज करेगा उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। बाद में उस घोड़े की बलि दी जाती थी। तो इट कंटिन्यूड फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए होता था। द मेन पर्पस ऑफ दिस सैक्रिफाइस इज एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। टेरिटरी का एक्सपेंशन मतलब बढ़ावा, अपने राज का बढ़ावा, इस सैक्रिफाइस का मेन पर्पस होता था अश्वमेध का। ड्यूरिंग दिस स्टेज द रॉयल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो ऑफिस था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो था, उसे रत्निन कहते थे। अब रत्निन में क्या क्या कौन कौन लोग रहते थे? रत्निन इंक्लूडेड पुरोहित जो है प्रीस्ट और एडवाइजर, 2 सेनानी आर्मी चीफ, महिषी चीफ क्वीन जो मेन रानी हुआ करती थी उसे महिषी कहते थे, युवराज द प्रिंस राजकुमार, ग्रामीणी विलेज हेडमैन गांव का जो प्रधान था ग्रामीणी वो होता था, संग्रहर्त्री ट्रेजरर जो राजकोष पालक होता था उसे संग्रहित्री कहते थे। 7 में आते हैं भागदेया टैक्स कलेक्टर। जो कलेक्टर होता है ना, टैक्स जो लिया करता है, जैसे आज के डेट में कलेक्टर होता है,
आप लोग यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करेंगे तो हो सकता है कलेक्टर बने, उसके लिए शुभकामनाएं। तो ये भागदेया उस समय कहलाया करता था। पालागली, पालागल होता था मैसेंजर, राजा का मैसेंजर को पालागल कहते थे। तो ये सब रत्निन में हुआ करते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। अब आते हैं सोशल लाइफ पे। द कास्ट सिस्टम वॉज फुल्ली एस्टेब्लिश्ड। जो कास्ट सिस्टम था वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका था। नोबडी वॉज अलाउड टू चेंज देयर प्रोफेशन। तो हमने ऋग्वेदिक पीरियड में क्या देखा कि कास्ट सिस्टम जन्म से नहीं तय होता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कास्ट सिस्टम जन्म से तैयार हो रहा है और नोबडी वॉज अलाउड टू चेंज द प्रोफेशन। जो जिस काम में निहित है वो उसी तरह का काम करेगा। इवन द कलर ऑफ द ड्रेस वॉज डिसाइडेड। जो कलर हुआ करता था ड्रेस का वो भी डिसाइडेड था। जैसे ब्राह्मण के लिए व्हाइट और डार्क रेड, क्षत्रिय के लिए लाइट रेड, वैश्य के लिए येलो, शूद्र के लिए ब्लैक। ये होता था ड्रेस कोड। अब आते हैं हम लोग इन्हें संबोधित कैसे करते थे। ब्राह्मण को हम लोग बोलते थे आइहि, यानी प्लीज कम, कृपया कर आए। क्षत्रिय को कहते थे आगच्छ, यानी कम, सिर्फ आए। वैश्य आदर्व, कम सून, जल्दी आए। वैश्य को कहते थे अदर्व, कम सून, मतलब उन्हें बुलाने के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता था। और शूद्र को कहते थे आदव, रन फास्ट, जल्दी दौड़ो। With the rise in culture of sacrifices, the power of Brahmin increase. अब यहां से हम लोग देख रहे हैं जो ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मण का जो पावर है वो कैसे बढ़ता चला गया। ये जो सैक्रिफाइसेस होते थे, जो हॉर्स सैक्रिफाइस हुआ या और भी तरह के अश्वमेध के अलावा भी और भी तरह के सैक्रिफाइसेस होते थे, आहुतियां होती थी, तो इससे पावर ऑफ ब्राह्मण इंक्रीज्ड, बढ़ गया। द पावर ऑफ फादर ऑल्सो इंक्रीज्ड। पिता की शक्ति में भी वृद्धि हुई। द मेल एंसेस्टर्स बिगेन टू बी वर्शिप्ड। जो पुरुष पूर्वज थे उनकी पूजा शुरू हो गई। पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइंड। जो एक बहुत ही अच्छा ग्लोरियस पोजीशन था वुमेन का, वो नष्ट होने लगा। दे कुड नॉट अटेंड द ट्राइबल काउंसिल एंड कुड नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी। तो जो महिलाएं थी वो ट्राइबल काउंसिल की मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकती थी और प्रॉपर्टी भी इनहेरिट नहीं कर सकती थी। जैसे अभी बेटियों को प्रॉपर्टी दिया जाता है, ये एक रिफॉर्म के तहत हुआ। वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में, सॉरी वैदिक एज नहीं, लेटर वैदिक एज में उन्हें प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करने दिया जाता था। मतलब पिता की संपत्ति पुत्री नहीं पाएगी। मोनोगैमी वाज कॉमन बट पॉलीगैमी आल्सो एग्जिस्टेड। मतलब एक विवाह कॉमन था लेकिन पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह भी एग्जिस्ट करती थी। पॉलीएंड्री डिड नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो पुरुष तो कई महिलाओं से शादी कर सकता था लेकिन एक महिला कई पुरुषों से शादी नहीं कर सकती थी। जो हमने वैदिक एज में देखा कि कर सकती थी, वो यहां बंद हो गया। एक महिला की एक ही पति हो गए। द किंग वॉज अलाउड टू हैव 4 वाइफ्स। राजा की 4 रानियां अलाउड थी। महिषी, चीफ क्वीन, मेन क्वीन जो थी उन्हें महिषी कहते थे। वराता, मोस्ट फेवरेट, सबसे प्रिय रानी जो होती थी उसे वराता कहते थे। परिवृति, जो नेग्लेक्टेड थी, मतलब राजा उस पर ध्यान नहीं देते थे, उसे परिवृति कहते थे। और चौथी थी पालगाली, मैसेंजर। राजा की मैसेंजर चौथी क्वीन होती थी, पालगाली उसे कहते थे। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। तो 2 तरह की शादियां होती थी। एक थी अनुलोम, बॉय ऑफ हायर कास्ट एंड गर्ल ऑफ लोअर कास्ट, और दूसरी थी प्रतिलोम, गर्ल ऑफ हायर कास्ट एंड बॉय ऑफ लोअर कास्ट। मतलब इंटरकास्ट मैरिज हमें देखने को मिलती थी, लेकिन जब लड़का हायर कास्ट का होता था, ऊंची जाति का होता था, और लड़की निचली जाति की होती थी, वैसे विवाह को अनुलोम कहते थे। और इसके ठीक उलट प्रतिलोम उस तरह की विवाह को कहते थे जहां लड़की जो होती थी वो हायर कास्ट की होती थी और बॉय निचले कास्ट का होता था। द ओरिजिन ऑफ कायस्था वॉज इन गुप्ता पीरियड। दे केप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ द लैंड। एक कास्ट हम लोग आज के डेट में सुनते हैं कायस्थ, तो इसका ओरिजिन कब हुआ? गुप्ता पीरियड में। और वो क्या करते थे कि लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे, जमीन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे। फर्स्ट लिटरेचर टू मेंशन कायस्था वाज द याज्ञवल्क्य स्मृति। पहला लिटरेचर, पहला लेखन जो कायस्थ के बारे में हमें बताता है वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। द आश्रम सिस्टम डेवलप्ड। द ह्यूमन लाइफ स्पैन वॉज कंसिडर्ड 100 years।
आश्रम सिस्टम डेवलप हुआ। जो 4 हमारे आश्रम है ना, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम का सिस्टम डेवलप हुआ और ह्यूमन लाइफ स्पैन को 100 ईयर्स 100 ईयर्स कंसिडर करते थे। द 4 आश्रम्स वेर ब्रह्मचार्य, ये था स्टेज ऑफ स्टूडेंट लाइफ। ए बॉय एंटर्स दिस स्टेज विथ परफॉर्मेंस ऑफ उपनयन सेरिमनी। जो जनेऊ सेरिमनी को आपने देखा होगा कि कई जगह उपनयन सेरिमनी कहते हैं। उपनयन सेरिमनी के बाद ही एक लड़का ब्रह्मचार्य स्टेज में, ब्रह्मचार्य आश्रम में जाता था। ये स्टूडेंट लाइफ के बारे में होता था। पूरी तरह से उसे पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग, इन सब चीजों में एंगेज किया जाता था। द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ दिस आश्रम इज इन अथर्ववेद। तो ब्रह्मचार्य आश्रम का, यानी जो स्टूडेंट लाइफ का जो आश्रम है, उसका पहला रेफरेंस कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ब्राह्मण बॉय ज्वाइन द आश्रम फ्रॉम 5 to 25 ईयर्स, 5 साल से लेकर 25 साल तक पढ़ाई करता था ब्राह्मण का लड़का। क्षत्रिय ज्वाइन द आश्रम फ्रॉम 8 to 25 ईयर्स, क्षत्रिय का लड़का 8 से लेकर 25 साल तक पढ़ाई करता था। और वैश्य बॉय ज्वाइन फ्रॉम 11 to 25 ईयर्स। मतलब 25 ईयर्स जो अपर लिमिट है वो सेम है, लेकिन ब्राह्मण ज्वाइन करता था 5 साल की उम्र में, क्षत्रिय ज्वाइन करता था 8 साल की उम्र में, और वैश्य बॉय ज्वाइन करता था 11 साल की उम्र में। फिर आते हैं हम दूसरे आश्रम पे, जो है गृहस्थ आश्रम। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी ए बॉय वाज कॉल्ड स्नातक। अब जब पढ़ाई पूरी हो गई तो उसे स्नातक कहते थे, उस लड़के को, बच्चे को, जो भी है। एंड नाउ ही बिकम द हाउस होल्डर एंड बियर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी। 25 साल के बाद जब वो स्नातक हो जाता था ब्रह्मचार्य आश्रम से, तब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, जहां वो घर द्वार, फैमिली लाइफ, सोसाइटी की लाइफ, ये सब संभाला करता था, शादी विवाह होता था। अब तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। मूविंग टुवर्ड्स जंगल, दे डिवोट टू साल्वेशन एंड डिनाउंस मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था कि जब उसने गृहस्थ आश्रम पूर्ण कर लिया, तब वो जंगलों की तरफ बढ़ जाता था और वहां पे मुक्ति के मार्ग पे अपने सारे जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होते थे, उनके जो काम वासना को छोड़कर, और भी चीजों के प्रति वासना को छोड़कर वो जंगलों की ओर बढ़ते थे। इसे वानप्रस्थ कहते हैं। और चौथा और आखिरी आश्रम है संन्यास। ही विल प्रीच वॉट एवर एक्सपीरियंस ही गॉट इन द प्रीवियस 3 आश्रम्स। पिछले 3 आश्रमों का जो एक्सपीरियंस है वो जब संन्यास आश्रम में आ जाएगा, वो सन्यासी कहलाएगा। जब संन्यास आश्रम को ले लेगा अपने जीवन के लास्ट स्टेज पे, तो वो उन्हें बताएगा, उन एक्सपीरियंसों को दूसरों को बताएगा। अब आते हैं हम रिलीजियस लाइफ पे। द 2 इंपॉर्टेंट गॉड्स इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। जो 2 इंपॉर्टेंट भगवान होते थे ऋग्वेदिक एज में, इंद्र और अग्नि, उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। नाउ द 3 सुप्रीम गॉड्स वेर प्रजापति, क्रिएटर। अब 3 सुप्रीम गॉड्स की पूजा होने लगी। एक थे प्रजापति, क्रिएटर, विष्णु और रुद्र। रुद्र को डिस्ट्रॉयर देवता माना जाता था। तो 3 देवता कौन कौन हमें देखने को मिलते हैं? प्रजापति, विष्णु और रुद्र। साइंस ऑफ आइडल वर्शिप अपीयर्ड एंड पीपल स्टार्टेड टू किल एनिमल्स। मूर्ति पूजन की प्रथा शुरू हो गई और लोग जानवरों को मारने लगे। तो ये था दोस्तों एंड ऑफ स्लाइड शो। यहाँ वैदिक एज हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।